Thank you, sir. Thank you, guests. We deem it a great privilege to welcome Sri Ramnivas Goyalji, our chief guest of Annual Convocation 2019, to kindly come on dais and deliver the convocation address to the gathering. We welcome you, sir. Sri Subhash Jain, Chairperson of the college, Ashish Jain, General Secretary of the college, Sri Chaturvedi ji, Director, Neeta Diri ji, I think Neeta, Principal of the college, the member of the faculties, HOD of the faculties, dear students. मेरे बारे में I would like to speak in Hindi. अभी जो कुछ बताया गया उसमें थोड़ा सा correction मैं कर रहा हूँ. I was elected the member of the Legislative Assembly in 1993 also. दिल्ली विधानसभा में अपनी बात रखूं उससे पहले I would like to tell and invite to all of you to come to Delhi Assembly. दिल्ली विधानसभा में आइए. मैं अभिषेक से भी कहूंगा कि वो बच्चों को लेकर के आए. मैं इसलिए कह रहा हूं कि पॉलिटिकल उसमें कोई एंगल नहीं, इसलिए कह रहा हूं दिल्ली विधानसभा क्रांतिकारियों का स्थल रही है. 1911 when there was in our country the ruling of the British government, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट किया गया था 1911. और प्रेजेंट असेंबली जो है विधानसभा हमारे इस देश की पहली लोकसभा है दिल्ली में. हमारे जवाहरलाल नेहरू, दादा लाजपत राय, महात्मा गांधी है थ्राइस द असेंबली, ये सब लोग वहीं बैठते थे. 1926 में जो वर्तमान लोकसभा है ये 1926 में वहां से यहाँ शिफ्ट हो गई. तो इसका सबसे बड़ा पहलू लोगों में ये बता रहा हूँ कि 1926 के बाद ये कोर्ट में कन्वर्ट हो गए जो हमारे क्रांतिकारी लाल किला में बंद रहते थे. एक सुरंग था जो इस विधानसभा से लाल किले तक जाता था, जिसको अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा भी हो जो इंटरेस्ट करते हैं पॉलिटिक्स में. उस सुरंग के जरिए कैदियों को यहाँ लाया जाता था इस असेंबली में. उनको जो भी सजा देनी होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा सजा दी जाती थी. और इसी असेंबली में फांसी का कमरा भी बना हुआ है जहाँ को फांसी पर लटकाया जाता था. इसलिए विधानसभा ये केवल एक पॉलिटिकल डिस्कशन का नहीं है, लॉ मेकिंग का नहीं, हमारे क्रांतिकारियों की भी स्थली है. अभी स्पीकर बनने के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का फर्स्ट असेंबली इन इंडिया उनके स्टैचू लगाने का सौभाग्य मिला. और इस विधानसभा की गैलरी में 72 ऐसे क्रांतिकारियों के चित्र लगाए हैं जो प्रसिद्ध नहीं है, जिनके चेहरे उतने नॉन नहीं. कुछ ऐसे भी लगाए हैं जो नॉन है, लेकिन अधिकांश हमने वो लगाए हैं जो नॉन नहीं. इसलिए मैं इन्वाइट करता हूँ आप सबको, आप आए. कॉलेज की मैनेजमेंट को भी इन्वाइट करता हूँ बच्चों को लेकर. मुझे अच्छा लगेगा, आप बताएंगे. अरेंज ईच एंड एवरीथिंग फॉर योर थॉट्स. हम अपनी बात पर आता हूँ. आज का दीक्षांत समारोह मैं 1971 में हंसराज कॉलेज से पास आउट हुआ. हमें भी जब युवा थे दीक्षांत समारोह की कल्पना होती थी, मैं भी खड़ा होकर ड्रेस पहनकर और डिग्री लूंगा. और हर बच्चे के मन में होता है, वो स्वाभाविक है. लेकिन मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाह रहा हूं. ये जो दीक्षांत समारोह की ड्रेस है ये अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई है. आज 70 साल की आजादी के बाद मेरे देश के बच्चे मेरे देश की कोई ड्रेस चुनी हुई इस दीक्षांत समारोह में हो, बहुत अच्छा लगता है. और मैं अभिषेक से चतुर्वेदी से प्रार्थना करूंगा, इस ढंग का कोई एक हम
अपने देश की ड्रेस का डिजाइन करके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम अस, व्हाई नॉट फ्रॉम आवर कॉलेज। ऐसा कोई रूलिंग नहीं है यही ड्रेस होगा दीक्षांत समारोह। हम अपनी ड्रेस हम सिलेक्ट करके एक गोल दे सकते हैं पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट को। इस कॉलेज ने अपनी ड्रेस, भारतीय ड्रेस को चुना। वेटू द्वारा कभी बनाई गई थी, आजादी मिल गई लेकिन चल रही है, चल रही है, ड्रेस पे टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन ये जरूर अच्छा लगेगा ये भारत की अपनी एक परंपरा के अनुसार हम कह सकते हैं। मैं उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ 2016 के बच्चों को 2 साल बाद ये दीक्षांत समारोह में डिग्री मिलने जा रही है। मेरे लिए थोड़ा सा ये आश्चर्य का विषय है कितना लेट क्यों, मैं इसकी चर्चा भी करूंगा कि डिग्री इतना लेट क्यों मिली है। अभिषेक जैन टोल्ड मी कि भाई ये लेट ही मिलती है, साल ऐसा मिलता है, इसको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं बातचीत कर सकूंगा आपसे, इसलिए मैं जाना चाहूंगा 2016 में जो बच्चे पास आउट हुए उनमें से कितने जॉब में लग गए, कितने अभी जॉब में नहीं लगे। जॉब में लगे तो उन्होंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया या अपने बिजनेस शुरू किया या कहीं सर्विस में गए। जो सर्विस में गए दे कैन रेज देयर हैंड्स, दे कैन रेज देयर हैंड्स, like I think approximately 25 पहुंचे, बस दैट्स ऑल। और जो बाकी बच्चे मैं समझता हूँ कि अभी बिजनेस में अपने आप खड़े होंगे। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको अभी तक जॉब मिला नहीं, वो जॉब की तलाश में। ऐसे कितने बच्चे होंगे? ऑल सेटल्ड, ये मान के चल। दूसरा सिर्फ मैं अपने भाषण की जो चीज मुझे रखनी है उस पर उसको कुछ अदरवाइज न रहे। कितने बच्चों की शादी हो गई? हंसने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा गंभीर विषय। I want to know about it so that I can settle myself. Put your hands proper. You can hands sir. Only one. No, there. 2, 3. That's all. Thank you. अब मैं अपने को सेट कर लूंगा कि मुझे बोलना है। सबसे पहले तो मैं कर रहा हूँ, हम सब के लिए ये बड़ा एजुकेशन, हायर एजुकेशन, उसके बाद में अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, ये एक सोपन माँ बाप का और हम सब का जो जब से उंगली पकड़ करके चलते हैं, यही हमको फैमिली में, समाज में सिखाया जाता है। बेसिकली एजुकेशन, किताबी एजुकेशन, उसके अलावा आध्यात्मिक एजुकेशन और एक सामाजिक एजुकेशन। मनुष्य को सोशल एनिमल भी कहा गया है, वो सामाजिक प्राणी। ये हम समाज में रहते रहते माँ बाप से, अपने मित्र मंडली से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कॉलेज में स्टूडेंट से, अपने फ्रेंड से तो सामाजिक ज्ञान लेते हैं और एजुकेशनल ज्ञान हम ले ही रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान हम नहीं लेते। कभी हमारे देश की बहुत बड़ी परंपरा रही थी, छोड़ दी। मैं एक लाइन में इस बात को पूरा करूंगा। मैं अपने शरीर को बलिष्ठ रखने के लिए फल, दूध, अनेक प्रकार का व्यंजन लेता हूँ और धीरे धीरे बड़ा हो जाता हूँ। लेकिन इस शरीर में एक छोटी सी चीज और जो दिखती नहीं, जिसका गीता में विस्तृत वर्णन किया गया है, उसे हम आत्मा कहते हैं भारतीय संस्कृति में। लेकिन वो मेरी आत्मा बलिष्ठ हो, पुष्ट हो, वो न लाज होती है, न छोटी होती है, वो दृश्य है, कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, जला नहीं सकता। लेकिन मेरी आत्मा वो बलिष्ठ हो मेरे शरीर के साथ साथ, यही अध्यात्म है। हम उस आत्मा को बलिष्ठ हो, इसके लिए हम प्रयास नहीं करते। कभी कोई मेरे सामने किसी प्रकार की अड़चन आ गई, किसी प्रकार की लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, हताश होकर बच्चा बैठ जाता, कुछ बच्चे को फांसी पर लग जाते हैं, साइको हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चों की आत्मा उस कमी को संघर्ष करके आगे बढ़ जाती है। तो उस आत्मा को मजबूत करने का रास्ता हमारे ग्रंथों में है। उसको जो बच्चे
अपने आप को उसको सेटल करके उस मन को उस आत्मा को मजबूत नहीं करेंगे तो लाइफ में स्ट्रगल नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो मैं दृष्टांत देना चाह रहा हूं उसको एक बार समझेंगे, तीसरा चीज आगे करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। अच्छा, जब हम छोटे होते थे, मैं भी छोटा होता था, स्कूल जाते थे, दादी या माँ स्कूल छोड़ने जाते, आज भी गाड़ी में जाने लगी, पहले पैदल जाते। जनरली मदर्स, हमारी बहनें बैठी हैं, बेटी जी थोड़ा सा ज्यादा समझ पाएंगे, इजीली किचन में जो सामान समाप्त होता है बहनें उसकी लिस्ट बना देती हैं। बच्चे को जब स्कूल लेने जाती हैं तो रास्ते में पड़ने वाले जनरल मर्चेंट की शॉप को वो लिस्ट दे देती हैं कि पोते को या बेटे को जब स्कूल से लेके आऊंगी तब तक दुकानदार सामान पैक करके रखेगा और घर लौटते वक्त तो सामान को दुकानदार से ले लो। अब जनरल मर्चेंट की शॉप पर जब बच्चे थे सब गए हैं, दादी के साथ, सिस्टर के साथ, बुआ के साथ, नानी के साथ। बच्चों का स्वभाव रहता है जनरल मर्चेंट के काउंटर पर टॉफी के जार और चॉकलेट रखे रहते। बाय नेचर बच्चे उसको देखते, चाहते भी है कि मुझे मिल जाए। माँ के बच्चे को लेकर के लौटती है स्कूल से, सामान लेती है, दुकानदार ने जो पैक किया उस बच्चे ने उन टॉफी के जार को देखा और वो दुकानदार, मेरा इशारे में समझ लीजिए, बहुत शॉर्ट में मैं इसको बात रखूंगा। वो दुकानदार सब समझता है उसके सामने सब बच्चे हैं टॉफी लेने वाले। वो दुकानदार के पास 20 दिन में बच्चे आते हैं। दुकानदार ने उस बच्चे से कहा मुझे टॉफी ले लो, लेकिन बच्चे ने टॉफी नहीं। दोबारा कहा बच्चे टॉफी ले लो, मैं कह रहा हूं। माँ ने भी कहा बेटे टॉफी क्यों नहीं ले लेते, अंकल कह रहे। फिर भी उस बच्चे ने टॉफी ले ली। उसका दृढ़ विश्वास, लेना चाहता है लेकिन ली नहीं। सामान पैक हुआ, पेमेंट हो गई, माँ ने पेमेंट की, सामान लिया, बच्चे की उंगली पकड़ी, चल दी। उस बच्चे ने फिर पीछे मुड़कर एक बार फिर टॉफी के जार को देखा, अपने लक्ष्य को छोड़ा नहीं। दुकानदार ने आवाज दी बेटे हाँ। बेटा वापस गया दुकान पर, दुकानदार ने टॉफी के जार ढक्कन खोला, एक मुट्ठी टॉफी की भाई बच्चे को दी। बच्चे ने अपने बैग में डलवा, चेहरे पर खुशी आ गई, दौड़कर माँ के पास गया। माँ ने पूछा तूने आप क्यों टॉफी ले ली, थोड़ा डांटते हुए। उस बच्चे ने बड़ा मासूम उत्तर दिया। इस दृष्टांत से अपना टारगेट बच्चे तय करें। माँ मेरी मुट्ठी बहुत छोटी थी, 2-3 टॉफी आती, अगर मैं लेता, अंकल की मुट्ठी बहुत बड़ी। क्या इतना दृढ़ विश्वास, क्या इतना बड़ा टारगेट, उस लक्ष्य को तय करके हम चल सकते हैं। ये हमको अपने अंदर विश्वास लाना होगा। अब इसका स्कूल में कितना, कॉलेज में कितना इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं, मैं पढ़ रहा था कब, ऐसा मुझे लगा है, लेकिन इसको और गंभीर करने का समय है, हमको गंभीरता से इनको लेना। बच्चे लक्ष्य तय नहीं करते, बहुत चाहते हैं मुझे बहुत कुछ जल्दी से मिल जाए। लंबा लक्ष्य तय करिए, लंबा लक्ष्य तय करके डिसाइड कर लीजिए मैं छोटे मोटे लक्ष्य के पीछे भागूंगा नहीं, वो 2-3 टॉपिक के लिए नहीं भागूंगा। दृढ़ निश्चय होना चाहिए लाइफ में देखा। तीसरी चीज मैं अभी मैगजीन में देख रहा था, मैंने पूछा भी जो आईपी यूनिवर्सिटी में बच्चे रैंक होल्डर्स हैं, चर्चा कर रहा हूं उसकी थोड़ा सा। 6 साल की डिटेल उसमें दी है, पता नहीं मैनेजमेंट ने उसका ध्यान क्या नहीं किया। 2011 से लेकर 2016 तक मैं बॉयज से पूछना चाहता हूं, 2011 से 2016 की लिस्ट इस मैगजीन में देख लीजिए। हर वर्ष लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम हैं। इवन 2 साल तो ऐसा है जो मैंने देखा कि 6 लड़कियां रैंक होल्डर और 1 लड़का है, 7 में से 7 में से प्रोडक्शन में अच्छे देखिए। बॉयज पीछे क्यों?
क्या उनके पास दिमाग नहीं? लड़कियां में क्यों? इसलिए आगे जो मैंने बात पहले कही कि वो अपनी आत्मा से, अपने मन से वो मजबूत रहती, और लड़के इसमें ज्यादा नहीं मैं कहूँ, अपनी आत्मा से एक बार पूछ के देख ले मन से। हाँ 6 भी है, 6 1 है, टोटल 7, उसमें से 6 लड़कियां, 1 और 4 और 3 पूछे जाएगा 4 लड़कियां 3, लेकिन लड़कों ने कभी भी 6 साल में लड़कियों को पीछे नहीं छोड़ा। ये आश्चर्यजनक बात है। मैं अभी अभिषेक से पूछ रहा था, मुझे आश्चर्य हुआ कि लड़कियां ज्यादा है कॉलेज में, इन्होंने लगभग इक्वल है। मुझे लगा शायद लड़कियां ज्यादा कॉलेज में, इसलिए हमें जीवन के पास आउट होने के बाद, मैंने इसीलिए पूछा था उस विषय पर, आप शादीशुदा है, आप सब मेरे बच्चों के समान हैं, तो मेरा बड़ा बेटा 42 years old, बिटिया 40 years old, और अभिषेक का दोस्त है मेरा छोटा बेटा, अप्रोक्सीमेटली 38 years old। जिंदगी की वो चीज मैं बताने जा रहा हूं जिसको गहराई से समझिए। हम सबको समझना चाहिए, हमारे भी बच्चे हैं। एक किसान जो है, समय है 10 मिनट, एक किसान जो है खेती करता है, खेती के अपने खेत के कोने में वो गेहूं बोता है, लार्ज एरिया में गेहूं बोता है। लार्ज एरिया में जो गेहूं बोता है वो गेहूं बोता है जिससे उसको क्वांटिटी मिलेगी, मैक्सिमम क्वांटिटी, 1 एकड़ का खेत मान लीजिए। लेकिन एक छोटे से कोने में गेहूं बोता है, वो क्वांटिटी का लिए नहीं होता, वो क्वालिटी के लिए होता, क्योंकि उस गेहूं को मेरे परिवार, उसमें क्वांटिटी की चिंता नहीं करेगा, क्वालिटी की चिंता करेगा। एक फार्मर हु इज नॉट वेल एजुकेटेड, ही नोज दैट। मैं मॉल में जाती हूँ, चिंता करूंगी सैंडल कौन सा लूं, कौन सी ड्रेस का मैच करेगा, चूड़ियां कौन सी लूं, मेरी शर्ट कैसी होनी चाहिए। मैं हर चीज को अपनी पसंद से लेता हूं, मैचिंग से लेता हूं। मैं किसी नर्सरी में फ्लावर लेने जाता हूं, फूल का पौधा लेने जाता हूं, तुलसी का पौधा लेने, मैं सिलेक्ट करता हूं कि मुझे कौन सा पौधा पसंद है, कोई खुशबू वाला पसंद है, या कौन सा पीले रंग का, गुलाबी रंग का कौन सा पौधा पसंद है, मैं उसी को घर लेकर के। मेरा क्वेश्चन ये है जिसको मैं समझाना चाहता हूं, व्हाट अबाउट द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द नेचर इन दिस वर्ल्ड। वो बच्चा जो मेरे घर में आंगन में आता है, जो बेस्ट क्रिएशन है ऑफ द नेचर इन दिस वर्ल्ड, उसका सिलेक्शन हम कैसे करें? उसके सिलेक्शन की कोई प्रक्रिया हमने अपनाई नहीं। मेरा ये क्वेश्चन इसीलिए था कि इतने बच्चे पढ़े वो मैरिज हो। The mothers comes to know after 1 month I am pregnant. मैं माफी मांगती हूँ लड़कियों से, मेरे बेटे के बड़ा होता है। She comes to know after 1 month I am pregnant. दोनों मिलकर के कोई डिसीजन नहीं लेते, मुझे अमिताभ बच्चन चाहिए, मुझे एपीजे अब्दुल कलाम चाहिए, मुझे कौन चाहिए। That is scientific system of our country. Not only country, of the whole world. But in our culture, इस पर किताबें लिखी हुई हैं। दोनों मिलकर कभी निर्णय नहीं लेते कि मेरे आंगन में उस कुदरत का कौन सा पौधा खिलना चाहिए, कौन सा पौधा मेरे आंगन की शोभा बढ़ाए। हम एंजॉयमेंट के लिए उस संसारिक क्रिया में चले जाते हैं, और उस एंजॉयमेंट से जो बच्चा आ गया वो फिर जो आएगा फिर हम कहते हैं मेरा बच्चा ये हो गया वो। मैं आग्रह करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, शादी के बाद मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब भी आप बाप बनना चाहे, मां बनना चाहे, लेट अस डिसाइड बोथ ऑफ यू हमको क्या चाहिए। और कम से
से कम 3 महीने 6 महीने का समय है हमारे ग्रंथों में, हमारी कल्चर में। हम डिसाइड करें तब तक उस क्रिया को एक दिन मन में अपने आप आएगा। आप जिसकी भी पूजा करते हैं, जिसको भी मानते हैं या नहीं मानते, नेचर को हम सब लोग मानते हैं, मैं धर्म में नहीं था, लेकिन ये संसारिक क्रिया है जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमने साइंस पढ़ी होगी, उसको समझें।